कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस को जाने, तो इसके लिए आपको अच्छी एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की जरूरत पड़ेगी। आज के समय में कंटेंट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस मार्केटिंग के जरिए अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है। ऐसे ही मार्केटिंग बजट से लेकर मार्केटिंग स्किल्स तक की सारी डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए बिजनेस पाठशाला हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार 3 बजे आपके लिए लेकर आएगा एक ऐसा सेशन जहां आपको मिलेंगी मार्केटिंग से जुड़ी सारी जानकारियां, और साथ ही जूम सेशन के जरिए एक्सपर्ट से डायरेक्टली जुड़कर आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। भारतीय विद्यापीठ पुणे यूनिवर्सिटी से मार्केटिंग मैनेजमेंट में एमबीए कर चुके श्री अनुराग पांडे जी ने भारत और बांग्लादेश के विभिन्न कल्चरल और बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत से बिजनेस वेंचर्स को सेटअप और लीड किया है। लगभग 20 वर्षों के वृहद अनुभव के साथ उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस एंड कंसल्टिंग आदि क्षेत्रों के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी ने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड में डीजीएम सेल्स, रीजनल ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट, कंट्री मैनेजर बांग्लादेश आदि पदों पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हिंदुस्तान कोका कोला मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में एरिया सेल्स मैनेजर और सी ग्राम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में टेरिटरी सेल्स मैनेजर के तौर पर भी कार्य कर चुके श्री अनुराग पांडे जी गेट अ फ्रेंचाइजी, निम्बा क्लीन और एईआर एजुकेशन सॉल्यूशंस नाम की 3 कंपनीज के को फाउंडर भी हैं। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरियल मैटर्स के एक्सपर्ट श्री अनुराग पांडे जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जोड़ने के लिए धन्यवाद। आज बहुत बार जब हम लोग टेलीविज़न देख रहे होते हैं और कोई ऐड आ जाता है, तो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, हम उस ऐड को फ्लिप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और कोई और चैनल लगा लेते हैं। भले हम न्यूज़ देख रहे हों या स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हों, और ये बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं जो बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं अपने एड्स पर। आपने आईपीएल देखा होगा अभी, और आईपीएल में जो मिड पॉइंट ब्रेक होता है उसमें कितना ज़्यादा पैसा डाला जाता है, 2-2 3-3 एड्स चलते हैं और यही शायद उनका रेवेन्यू मॉडल भी होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस जानने के बावजूद हम लोग जितनी देर का ऐड होता है उतनी देर के लिए चैनल आगे बढ़ा लेते हैं या कुछ और लगा लेते हैं। तो ये ऐसा हम क्यों करते हैं? एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जब मॉर्निंग में न्यूज़पेपर आता है और हम न्यूज़पेपर के पन्ने पलट रहे होते हैं, तो जो ऐड होता है बहुत रेयरली हमारी निगाह उस पर जाती है। बहुत बार ऐड हमारे लिए रेलेवेंट भी नहीं होता है। तो अगर मैं नॉन डायबिटिक हूँ और एक डायबिटीज़ की किसी चीज़ का ऐड है, तो वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं हो जाता है। या अगर मैं मेल हूँ और एक फीमेल प्रोडक्ट का ऐड है, तो वो मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं होता। तो बहुत बार इस तरह की इर्रेलेवेंसी एड्स में होती है और हम उन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और आगे बढ़ जाते हैं। सेम हम करते हैं जब हमारे घर में कोई इंसर्ट आता है, लीफलेट आती है, कोई भी पैम्फलेट आता है न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी मैगजीन के माध्यम से या अलग से भी कोई अगर डाल के जाता है, तो वी हैव द टेंडेंसी टू इग्नोर इट। हम उसको इग्नोर करते हैं। और ये सारी चीज़ों में एक जो कंज्यूमर इंसाइट है, एक जो एलिमेंट है जिसकी वजह से हम लोग इस तरह से करते हैं, वो एलिमेंट है कि हमारा ट्रस्ट नहीं होता। हमारा ट्रस्ट काफ़ी बार ऐसी चीज़ों पर नहीं होता है जो अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली काम करते हैं। तो हर कंपनी आज की तारीख में अपना ऐड चला रही है और बता रही है कि कैसे वो सर्वश्रेष्ठ है या वो बेटर प्रोडक्ट है और उसी का प्रोडक्ट लेने लायक है या उसी की सर्विस लेने लायक है। लेकिन एज ए कंज्यूमर हमारा आज की तारीख में हम इंफॉर्मेशन से बुलडोज्ड हैं। इतना ज़्यादा इंटरनेट पर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हर कोई जब यही बात कह रहा है, तो एक बहुत क्लटर्ड, बहुत भरा भरा सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है जिसमें डिसीजन मेकिंग करना और ट्रस्ट करना, विश्वास करना एक बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। अब बहुत बार जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल मीडियम है जिसके माध्यम से हम ऑफलाइन मार्केटिंग के जो चैलेंजेस हैं उनको निगेट करते हैं कि भाई बहुत शार्प टारगेटिंग हो जाती है, बहुत बेहतर ढंग से हम अपनी रेलेवेंट ऑडियंस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इवन इन डिजिटल मार्केटिंग जब हम अपना फेसबुक पर अपना ऐड चलाते हैं, अपना यूट्यूब पर ऐड चलाते हैं या इंस्टाग्राम पर ऐड चलाते हैं, तो हमारे कंज्यूमर को, हमारे कस्टमर को ये मालूम होता है कि ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड है और स्पॉन्सर्ड ऐड को देखते ही लोगों की स्क्रॉल करने की टेंडेंसीज भी रहती हैं। तो ऐसी स्थितियों में
जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंज्यूमर या कस्टमर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, और इसलिए वो आगे बढ़ जा रहा है कि ब्रांड का काम है अपने बारे में बताना, और ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे ही बनेंगे। तो ऐसे सारे चैलेंजेस में जब मार्केटियर अपने कम्युनिकेशन को, अपने प्रमोशन को अप्रोच करता है, तो एक टूल ऐसा है इन दिनों जिसको वो बहुत ज़्यादा उम्मीदों से यूज़ कर रहा है, और जिसमें ये संभावना रहती है, ये पोटेंशियल रहता है कि वो जो ट्रस्ट इश्यू है उसको निगेट करेगा, उसको हैंडल करेगा, और कंज्यूमर पर या कस्टमर पर अपनी बात बहुत ट्रस्टवर्दी माध्यम से पहुंचाएगा। दोस्तों, आज मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि ये क्या होती है, कैसी इसकी इम्पोर्टेंस है, कौन होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, किन कैटेगरीज में इनको बांटा जाता है, इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को कैसे यूज़ किया जाता है, और इससे बहुत सारी जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं या जो बहुत मैक्रो पॉइंट्स हैं, उन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। मेरा नाम अनुराग पांडे है और बिजनेस पाठशाला के इस सेशन में मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, और आपको छोटी छोटी जो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है क्या और कैसे इसका इतना महत्व बढ़ रहा है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि एक पूरा मार्केटिंग का एनवायरनमेंट बना हुआ है जिसमें ट्रस्ट का इशू है, जिसमें हर आदमी बिकॉज अपनी तारीफ खुद कर रहा है, इसलिए कंज्यूमर के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है ये डिसाइड करना कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। और ऐसी स्थितियों में वो एक थर्ड पार्टी, एक न्यूट्रल स्टांस, एक अनबायस्ड व्यक्ति की तरफ देखता है या देखना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सपर्ट हो, और वो उस तरह की चीज़ों के बारे में अगर वो जानकारी देता है तो जानकारी ज़्यादा पुख्ता लगती है, ज़्यादा स्ट्रांग लगती है, ज़्यादा यूजेबल लगती है और अनबायस्ड लगती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई ब्रांड अपने बारे में कुछ बता रहा है, अगर अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान टीवी पर आकर अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ये एक जायज़ सा प्रमोशन है जो ऑनलाइन तो जो चल रहा है टेलीविज़न मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जा रहा है, और वो बहुत बार अपना ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने में असफल होता है, क्योंकि ब्रांड का काम है अपने बारे में बताना, और कंज्यूमर ये मान के बैठा है कि हर ब्रांड अपने बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। तो जब वो बाइंग डिसीजन लेने वाला होता है, जब वो परचेज करने वाला होता है, या उस सर्विस के बारे के इस्तेमाल के ऑलमोस्ट यूसेज के करीब होता है, तो वो ज़रूर चाहता है कि मेरी जानकारी अनबायस्ड हो, मेरी जानकारी ऐसे सूत्रों से हो या ऐसी जगह से हो जिसका अपना कोई बहुत बड़ा लाभ ना हो इसको शेयर करने में, और वो उस डोमेन का एक्सपर्ट हो। तो ऐसी स्थितियों में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक टूल है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिसको कि आज की तारीख में हर बड़ी कंपनी और छोटी छोटी कंपनीज अपने लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली यूज़ कर रही हैं, लीवरेज कर रही हैं, और उसका फ़ायदा ले रही हैं। तो आज का डिजिटल लैंडस्केप में जब हर तरफ फेसबुक एड्स, इंस्टा एड्स, यूट्यूब एड्स, लिंक्डइन एड्स, टिकटॉक एड्स के माध्यम से ब्रांड्स या बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज के बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा लेकर एक ट्रस्टवर्दी तरीके से ब्रांड्स अपनी ऑडियंस को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसका फ़र्क और उसका कन्वर्जन दोनों ही ज़्यादा होता है। डिजिटल मार्केटिंग या सेल्स में भी परचेज होने को कन्वर्जन कहते हैं। तो जो कन्वर्जन पॉइंट है, यानी कि आपने जो भी बात कही है उससे कंज्यूमर को विश्वास हुआ हो, और उस विश्वास की फलीभूत या जो रिजल्टेंट है वो अल्टीमेटली बाइंग से लिंक्ड अगर हो जाए, और लोग उस व्यक्ति या उस इन्फ्लुएंसर के कारण हमारा प्रोडक्ट बाय करने लग जाएं, तो ये अल्टीमेट रिजल्ट होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो लैंडस्केप है उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बजट्स आज की तारीख में बढ़ते जा रहे हैं, और एक ऐसा आकलन है कि दुनिया भर में 2022 में लगभग $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट केवल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हुआ, और ये बहुत बड़े पैसे की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, और इफेक्टिव ये है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट देता है। वो कैसे कन्वर्जन रेट होते हैं वो अभी मैं इस सेशन में आगे जब आपसे बातचीत करूंगा तो उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज इन डिजिटल मीडिया लैंडस्केप टुडे। और आज की तारीख में इसको जो कंपनीज अच्छे से क्रिएट कर रही हैं और लीवरेज कर रही हैं, उन कंपनीज का
ब्रांड एंगेजमेंट हो या ब्रांड अवेयरनेस हो या कन्वर्जन्स हो, वो किसी सामान्य ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस टूल को लीवरेज नहीं कर पा रहा ठीक से, उसकी बनस्पत काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए आगे देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये मार्केटिंग का एक फॉर्म है, एक मार्केटिंग का तरीका है, एक मार्केटिंग का चैनल है जो फोकस करता है कि किसी भी तरह ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनकी फॉलोअरशिप है। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की बड़ी अच्छी फॉलोअरशिप होती है। 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, 1 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, 1 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं या 10 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी एक पूरी पूरी कम्युनिटी बनी हुई है और ये बड़ी क्लोजली नेटेड कम्युनिटी होती है, जिसमें जिस व्यक्ति की फॉलोअरशिप होती है उसकी बात बहुत मतलब वेट से सुनी जाती है, उसका बहुत महत्व होता है, ग्रेविटी होती है। तो ऐसे इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस करने और उनके थ्रू अपनी बात कहलाने के कार्य को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। आई विल रिपीट इट, अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट फोकसेस ऑन लीवरेजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ इसको इन्फ्लुएंसर्स बोल सकते हैं, विद ए डेडिकेटेड फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो अगर टिकटॉक है या इंस्टाग्राम है और वो एक तरह से इंटरनेट के सेलिब्रिटीज हैं, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी बहुत अच्छी फॉलोअरशिप है इन मल्टीपल थाउजेंड और लैक्स में भी, उनके थ्रू अगर हम मार्केटिंग को अप्रोच करते हैं और कैसे करते हैं इस बारे में जानेंगे। इस काम को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। एंड द रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इन प्रमोटिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड्स टू देयर ऑडियंस। तो बिजनेसेस चाहते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर्स जो उनकी ऑडियंस है, और वो एक तरह से ब्रांड के लिए भी अगर रेलेवेंट ऑडियंस है, तो उनको किसी भी तरह एक जायज़ तरीके से ब्रांड्स को प्रमोट किया जाए, प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए या सर्विसेज को प्रमोट किया जाए। तो इस सारे काम को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कैटेगरी में डालते हैं। ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। टू रिपीट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इंडिविजुअल्स जिनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उनकी ऑडियंस को उस इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को प्रमोट करने के काम को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्पॉट आज की तारीख में माना जा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट एंड शेयर योर प्रमोशन कहते हैं इसको। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं इसका फायदा क्या होता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? So as you can see, आप देख सकते हो the advantages of influencer marketing are, सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस बहुत बढ़ सकता है। अब आप सोचिए कि आप एक फिटनेस ब्रांड हैं, आप एक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में आपका बिजनेस है, आप उसके ब्रांड हैं, और अगर विराट कोहली जिनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मल्टी मिलियंस में हैं, दे आर परहैप्स 20 मिलियंस और मोर इफ आई एम करेक्ट, इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग वाले व्यक्ति ने अगर आपके ब्रांड के बारे में कुछ कमेंट किया, उसको रिव्यू कर दिया या उस बारे में कुछ बोल दिया, उसकी किसी भी अच्छाई के बारे में कुछ बोल दिया, तो ये मैसेज एक बार में कितने करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। इतना पावरफुल मीडियम होता है ब्रांड अवेयरनेस के लिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का होता है वो होता है कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस को ये राइट ऑडियंस में इमीडिएटली एक ट्रस्टवर्दी सोर्स के माध्यम से तुरंत ही फैला देता है, और ये जो मैसेज जाता है ये बहुत क्रेडिटेबल मैसेज होता है, इस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जो कम्युनिटी बनती है, जो फैन फॉलोइंग बनती है, ये नॉर्मल फैन फॉलोइंग से बहुत अलग होती है। ये एक क्लोजली नेटेड ग्रुप होता है। इसमें जो इन्फ्लुएंसर होता है वो मल्टीपल टाइम्स एंगेज होता है, वो जानता है अपने बहुत सारे कम्युनिटी के मेंबर्स को, उसकी बात इसीलिए सुनी जा रही होती है। और इस तरह के माहौल में अगर कोई इन्फ्लुएंसर आपको कोई सलाह देता है, ही गिव्स सम एडवाइस, उस पर बहुत ज़्यादा यकीन किया जाता है, एंड एज अ रिजल्ट उसका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होता है। एक दूसरा बड़ा फायदा, जैसे मैं बता भी रहा था, रीचिंग अ टारगेटेड ऑडियंस। अब आज की तारीख में जैसे न्यूज़पेपर में मैंने बोला कि अगर मैं मेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूं और कोई फीमेल कैटेगरी का एड छपा है, तो वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, मैं उसकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं हूं। लेकिन वो एड तो मैंने भी देखा,
वो पैसा जो खर्च हुआ वो मेरे पर भी यूज हुआ, तो इट वॉज अ वेस्टेज ऑफ एडवर्टाइजिंग मनी। टीवी में भी ऐसा ही होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट अमिताभ बच्चन बेच रहे हैं, वो किसी डिफरेंट कैटेगरी में बेच रहे हैं, हो सकता है उस तरह की चीजों से मेरा कोई वास्ता गरज ना हो, लेकिन स्टिल वो प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ, वो एडवर्टाइजिंग मनी कंज्यूम हो रही है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, और डिजिटल मार्केटिंग का भी शायद ये बड़ा फायदा होता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में तो ये फायदा और बड़ा हो जाता है। एक एग्जांपल अभी मैंने दिया था कि अगर मैं फिटनेस और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक बिजनेस हूँ और मैंने विराट कोहली को यूज किया है एज एन इन्फ्लुएंसर फॉर माई बिजनेस, तो मैं एक बड़ी टारगेटेड ऑडियंस पे पहुंचूंगा, क्योंकि विराट को लाइक करने वाले लोगों का समूह कैसा है, ये नॉर्मली यंगस्टर्स हैं, ये फिटनेस कॉन्शियस यंगस्टर्स हैं, ये फैशन कॉन्शियस यंगस्टर्स हैं, ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले यंगस्टर्स हैं। यंगस्टर्स होने के कारण ये एक बहुत एक्सपेरिमेंटेशन वाली ऑडियंस है, और जब इनका इन्फ्लुएंसर यानी जो ब्रांड है, यानी जो जो व्यक्ति है, अगर वो खुद इसको ट्रस्टवर्दी ढंग से इस बात को कह देता है, तो दीज यंगस्टर्स हु आर ससेप्टेबल टू पॉजिटिव मैसेजेस, ये लोग अपने अपने एंडोर्सर्स से, एक तरह से अपने कैप्टन से इस क्यू को लेना चाहते हैं कि ये इस चीज को यूज कर रहा है और इसलिए इसकी बॉडी इतनी फिट है, या ये इस वाले एथलेटिक वेयर को यूज करता है, वो फैशन स्टेटमेंट बन जाता है। इन चीजों को उसकी ऑडियंस देखती है, तो बड़ी टारगेटेड ऑडियंस में ब्रांड पहुंचा जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, बार बार मैं बात बोल रहा हूं कि इस सारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आज की तारीख में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो है ट्रस्ट ऑफ द ब्रांड। कैसे मल्टीपल एक से दिखने वाले ब्रांड्स, एक से दिखने वाले प्रोडक्ट्स, हर कोई अपना मैसेज दे रहा है, तो किस पर विश्वास किया जाए। ऐसे समय पर एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसर कौन होता है, एक तीसरा आदमी होता है। मुझे माल बेचना है, ग्राहक को माल खरीदना है, बट देन वी इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल सोर्स है, ऑडियंस के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से, ये कंपनी से मिला हुआ नहीं है, ये न्यूट्रल सोर्स है। अगर ये व्यक्ति, जिसकी ऑडियंस भी वही ऑडियंस है जिस ऑडियंस को मैं माल बेचना चाहता हूं, तो इस ऑडियंस को अगर ये व्यक्ति ये बात कहता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने यूज करके देखा है, और उसकी कुछ विशेषता भी अगर बताता है, यूनिक पॉइंट बताता है, देन दिस ऑडियंस टेंड्स टू बिलीव अबाउट कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, बिकॉज ये इन्फ्लुएंसर इस बारे में बात कर रहा है। तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स पे या गेमिंग प्लेटफॉर्म पे अगर इन इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल है इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो इन इन्फ्लुएंसर्स को लीवरेज करके कितने अच्छे अच्छे एप्स और गेमिंग प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, तो बहुत अच्छा ट्रस्ट विद कंज्यूमर बन जाता है। आइए आगे देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स भी कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो उनके बारे में जरा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ज़रा थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनकी काउंट और किस निश में ये ऑपरेट करते हैं, इसके बेसिस पर ये सेग्रीगेशन होता है कि भाई किस निश में ऑपरेट कर रहा है वो इन्फ्लुएंसर, यानी किस कैटेगरी में ऑपरेट कर रहा है। एक तो बंटवारा इस ढंग से कर सकते हैं, तो स्पोर्ट्स के अलग होंगे, देन फैशन के अलग इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, गेमिंग या टेक के अलग होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अलग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो इन्फ्लुएंसर है उसकी निच क्या है, उसकी एक्सपर्टीज एरिया क्या है, और किस बारे में बात करके उसने अपनी कम्युनिटी या अपने फॉलोअर्स को बनाया हुआ है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले काउंट पे देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट करते हैं वो है उनकी फॉलोअरशिप, कि कितने लोगों का कम्युनिटी है, कितने लोगों की फॉलोअरशिप है इस आदमी की या इस इन्फ्लुएंसर की। और सो उसके बेसिस पर अगर अपन डिवाइड करें तो हम पाएंगे कि नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनकी फैन या जिनकी कम्युनिटी या जिनके फॉलोअर्स 1000 से 10,000 फॉलोअर्स के बीच में होते हैं, ये नैनो फॉलोअर्स होते हैं, ये नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इनका एक छोटा सा कम्युनिटी होता है, लेकिन इस कम्युनिटी में इनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि इनकी कम्युनिटी बार बार इनसे एंगेज करती है, बहुत ये अपनी कम्युनिटी से एंगेज करते हैं, दे वांट टू नो अबाउट कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बहुतों को ये पर्सनली जानने लग जाते हैं, जो कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में नहीं पॉसिबल होता है। कि अगर टीवी पे आके शाहरुख खान ने कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, तो शाहरुख खान को नहीं मालूम है कि बलिया या गोरखपुर या चंडीगढ़ में कौन सा व्यक्ति उसको देख रहा है, वो उनको नहीं जान सकता। इतनी मैसिव ऑडियंस में ये जानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नैनो इन्फ्लुएंसर्स को अगर आप लीवरेज करते हैं, तो नैनो इन्फ्लुएंसर्स का
कंट्रोल ओवर देयर कम्युनिटी इज वेरी हाई। अब इसका फायदा क्या होता है कि अगर इस तरह का इन्फ्लुएंसर अपनी बात कहता है अपनी कम्युनिटी में, तो वो बात क्योंकि बहुत क्लोज कम्युनिटी की बात हो रही है, वो बात बहुत अच्छे तरीके से जाती है, उसका ट्रस्ट बहुत होता है, और ऐसे केसेस में एक मेजरमेंट के हिसाब से कन्वर्जन रेट बहुत हाई होता है। इट इज एज हाई एज 8%। तो जो अगर छोटा इन्फ्लुएंसर है बट वो पावरफुल बहुत होता है। अब आ जाते हैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पर। अब भाई ये कौन लोग होते हैं? ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनकी फॉलोइंग 10,000 से 1 लाख लोगों तक होती है, जिनकी फॉलोअरशिप लगभग 1 लाख तक होती है, 10,000 लोगों से 1 लाख लोगों तक के, वो आते हैं माइक्रो फॉलोअर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स में। अभी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स नैनो से तो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसकी कम्युनिटी उतनी क्लोजली नेटेड नहीं होती है, बट इसका भी क्योंकि इसने बहुत दिन में ये कम्युनिटी बनाई होती है, ये 1 लाख फॉलोअर या 70,000 फॉलोअर पर कुछ 3, 4, 5 साल की मेहनत से पहुंचा होता है। तो कम्युनिटी से जो इसका एंगेजमेंट होता है ये कुछ सालों का होता है। कम्युनिटी ने इस व्यक्ति को, इसकी नॉलेज को, इसके इन्फ्लुएंस को, इसकी एक्सपर्टीज को ग्रो होते हुए देखा होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड एज अ रिजल्ट इसकी एक्सपर्टीज पर बड़ा ट्रस्ट होता है। तो ऐसा व्यक्ति जब आपके बिजनेस के बारे में बात करता है तो नॉर्मली वो बहुत पॉजिटिव सेंसेस में कम्युनिटी लेती है, फॉलोअर्स लेते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। अब एक आंकड़ा कहता है कि माइक्रो फॉलोअर्स में कन्वर्जन रेट लगभग 4 से 5% का आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट है, क्योंकि अब साइज ऑफ ऑडियंस बढ़ गया है। अब आ जाते हैं ऐसे लोगों पर जो मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अब ये कौन लोग होते हैं? नॉर्मली 1 लाख से लेकर 10 लाख की फॉलोअरशिप वाले जो अकाउंट्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनको हम मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स मानते हैं कि इनके पास एक साइज है ऑडियंस की। अगर इन्होंने फैशन में अपनी एक्सपर्टीज बनाई है, या ट्रैवलिंग में बनाई है, एडवेंचर में बनाई है, फिटनेस में बनाई है, तो और उसमें इनके पास अगर 7, 8, 10 लाख लोगों की फॉलोअरशिप है, विच मीन्स ये एक तरह से उस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंटरनेट में सेलिब्रिटी हैं। ध्यान रखिए, ये इंटरनेट के स्टार्स हैं, और इंटरनेट के इस स्टार को की अच्छी खासी फॉलोअरशिप होती है। इस व्यक्ति को बहुत सी कंपनीज कोलैबोरेट करना चाहती हैं, क्योंकि उस कैटेगरी में अगर ये व्यक्ति आपके ब्रांड को एंडोर्स करेगा, उसको पॉजिटिवली प्रेजेंट करेगा, उसके बारे में बातचीत करेगा, तो बहुत संभावनाएं रहती हैं कि आप बहुत अच्छी ऑडियंस में बहुत जल्दी और एक ट्रस्टवर्दी सोर्स के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स जो कि 1 लाख से 10 लाख लोगों के अकाउंट्स को जो लोग फॉलो करते हैं, जिनको वो होते हैं, और इनके थ्रू बिजनेस में अगर आप एंडोर्समेंट सीख कर रहे हैं तो इसको बहुत टारगेटेड ऑडियंस देते हैं ये आपको, और बहुत अच्छे ढंग से इवन उसमें भी कन्वर्जन्स ड्राइव होते हैं। पीपल ट्रैक इट टू द ट्यून ऑफ लेट्स से 2 to 3% तक का, डिपेंडिंग ऑन की कम्युनिटी कैसी बनी है, इन्फ्लुएंसर खुद में कितना सीरियसली लिया जाता है, उसकी एक्सपर्टीज कैसे परसीव की जाती है, इस सब पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 2 से 3% का कन्वर्जन मैक्रो इन्फ्लुएंसर भी दे देते हैं। अब इसके बाद भी टेक्निकली एक कैटेगरी होती है जो मेगा इन्फ्लुएंसर्स की होती है, बट नॉर्मली इसमें फिल्म स्टार्स या स्पोर्ट्स स्टार ही आते हैं, और वो लोग जिनकी 10 लाख लोगों से ज़्यादा की फॉलोअरशिप होती है, वो सो ऑल द फिल्म स्टार्स लाइक करीना कपूर और शाहरुख खान, और स्पोर्ट्स स्टार लाइक विराट कोहली और MS धोनी, और द अपकमिंग यंग वंस ऑल्सो, इनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग होती है, और ये मेगा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इनकी कही हुई बात को बहुत तेजी से नोटिस करती है इनकी कम्युनिटी, इनका कहाँ मानती है। हालांकि कन्वर्जन रेट, क्योंकि इतनी मैसिव ऑडियंस में डील कर रहे हैं ये, कि कन्वर्जन रेट उतना नहीं हो पाता, और वो 1 से 2% में रहता है, विच अगेन इज अ वेरी हाई कन्वर्जन रेट। अगर आप मार्केटिंग कैंपेन्स की ROIs मेजर करना जानते हैं तो आप देखेंगे कि आप कितने लोगों पर रीच कर रहे हैं, और फाइनली आपका प्रोडक्ट कितने लोगों में बिका, कितने लोगों ने खरीदा, एंड एज अ रिजल्ट आपका कन्वर्जन परसेंटेज क्या रहा, वो बहुत डेसिमल्स में होता है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ये 4 चीज़ें जो आपने देखी, मैंने बात की कि मेगा इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मैंने बात की मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, और नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अगर हम हेड काउंट यानी फॉलोअरशिप को क्राइटेरिया माने और उसमें डिवाइड करके देखें तो ये 4 तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनके थ्रू ब्रांड्स कोलैबोरेट करके
अपने ब्रांड के बारे में बातचीत करवाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, प्रमोट करवाते हैं और उससे बहुत सारा इन्फ्लुएंस लेते हैं, लिवरेज लेते हैं, उसके थ्रू सेल्स लेते हैं या बहुत अच्छी बज़ लेते हैं अपने ब्रांड के लिए। अब एक बहुत पॉजिटिव बज़ लेते हैं। आइए आगे देखते हैं कि राइट इन्फ्लुएंसर्स कैसे ढूंढा जाए, हाउ टू फाइंड द राइट इन्फ्लुएंसर। हम लोग अभी तक इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत इम्पैक्टफुल तरीका होता है मार्केटिंग करने का, और इन्फ्लुएंसर्स का बहुत अच्छा रोल हम लीवरेज कर सकते हैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस पर जाने के लिए। लेकिन अगला प्रश्न ये है कि ठीक है, वी आर कन्विंस्ड अबाउट कि हाँ भाई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत बढ़िया चीज़ होती है। अच्छा इन्फ्लुएंसर कैसे ढूंढा जाए अपने बिजनेस के लिए? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हाउ टू फाइंड द राइट इन्फ्लुएंसर्स। तो उसको ढूंढने के लिए जो कुछ तरीके हैं, जो मतलब ऐसे तरीके हैं, वो ये हैं कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स कुछ हैं, कुछ मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, influencer.ai और इस तरह के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कैटेगरी वाइज रजिस्टर्ड हैं। आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं, उनमें से चेक कर सकते हैं। देन यू कैन सब्सिक्वेंटली गो टू द प्रोफाइल्स ऑफ दोज इन्फ्लुएंसर्स। उस तरह के इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल पर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कैसा इन्फ्लुएंसर है, कितनी रीच है इनकी, कितने फॉलोअर्स हैं, किस तरह का एंगेजमेंट है फॉलोअर्स से, किस जोन में ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, कितना लाइक्स डिसलाइक्स उनके रेगुलर कंटेंट पे आता है। किसी और ब्रांड को अगर इन्होंने एंडोर्स किया है तो उसको एंडोर्स करने का इस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर का तरीका क्या है, कितने इम्पैक्टफुल तरीके से ये उस चीज़ को प्रेजेंट कर पाए हैं, ये सारी चीज़ें देखने की होती हैं। तो आप जब इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करते हैं तो आप भले ही मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से करें या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से करें या सोशल मीडिया पर आप रिसर्च करके करें कि इस कैटेगरी में क्या क्या बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगर आपको रिसर्च करनी आती है तो आप बहुत जल्दी उस तरह के इन्फ्लुएंसर्स का एक सेट बना लेंगे। बट हैविंग सेड दैट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उसकी प्रॉपर स्कैनिंग करें, और कभी कभार बहुत अच्छा रेफरेंस भी मिल जाता है कि आपकी तरह के जो एडजेसेंट ब्रांड होते हैं, जिनकी एक तरह से ऑडियंस सेम होती है। लाइक फैशन वेयर में अगर आप टी शर्ट मेकर हैं और लोअर मेकर कोई कंपनी है और वो किसी इन्फ्लुएंसर को यूज़ करती है, तो टेक्निकली आप एक तरह से कॉम्प्लीमेंटिंग बिजनेस है और आपकी भी वही ऑडियंस है, तो उस इन्फ्लुएंसर को आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के रेफरल्स बेस्ड प्रोग्राम्स भी मिल सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो इन्फ्लुएंसर है उसकी रीच क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसके पास कितने फॉलोअर्स हैं। ये सबसे पहला एलिमेंट होता है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर की रीच क्या है। अब दूसरा ये है कि उसकी रीच तो अच्छी है, लेकिन उसका वो रेजोनेट कैसे कर रहा है, यानी ब्रांड को कैसे वो रखता है, ब्रांड के बारे में किस तरह से बात करता है, और आप भी कैसे हैं। एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि एक इन्फ्लुएंसर है जो मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में वो गया और उसने वहाँ के प्रोडक्ट को, वहाँ के फूड को एक व्लॉग के थ्रू अपनी ऑडियंस को प्रेजेंट किया। एक ऐसा केस है मान लीजिए। अब इस केस में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसमें मैं रेजोनेट करने वाले में बता रहा था कि कैसे रेजोनेट करता है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले तो रेस्टोरेंट का सेटअप क्या है, उसका एम्बियंस क्या है, लाइटिंग क्या है, फूड कैसा है, फूड की वैरायटी कैसी है, बैक एंड में किचन किस तरह का है। बहुत सारा कंटेंट क्रिएट हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो होती है वो तो रेस्टोरेंट ही बनाएगा। एक चीज़ तो ये है, बट दूसरी चीज़, ये जो क्रिएटर है, ये जो इन्फ्लुएंसर है, इसने कैप्चर कैसे किया उन माइक्रो एलिमेंट्स को, इसने एडिट कैसे किया, इसने किस तरह से किस बात को ज़्यादा हाईलाइट किया। इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो रेजोनेट कैसे कर रहा है ब्रांड। तो मैंने बताया कि रीच कितनी है, रेजोनेट कैसे कर रहा है, और जो तीसरा पॉइंट होता है वो है कि वो रेलेवेंट कितना है। मेरा रेस्टोरेंट है फॉर एग्जांपल दिल्ली में और इन्फ्लुएंसर है गुजरात का, अहमदाबाद का, और उसके पास 10,000 लोगों की फॉलोअरशिप है और वो फूड में काम करता है, तो उस व्यक्ति के मेरे ब्रांड को प्रमोट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो रीच है वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, वो मेरी राइट लोकेशन में नहीं है, मेरी राइट ऑडियंस पे नहीं है। तो ऐसे केसेस में 3 चीज़ें जो ध्यान रखने की हैं वो है रीच, आपका रेलेवेंस, और आप कितना रेजोनेट करता है आपका इन्फ्लुएंसर, इस पर डिपेंड करता है। तो
ऐसा इन्फ्लुएंसर आपको देखना चाहिए जो आपके ब्रांड वैल्यूज से आइडेंटिफाई करे, जो आपकी टारगेट ऑडियंस से आइडेंटिफाई करे और जो आपके गोल्स से, आपका गोल ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है, आपका गोल सेल्स हो सकता है, डायरेक्ट सेल्स हो सकता है, आपका गोल बज़ क्रिएट करना हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर गोल आप अपना इन्फ्लुएंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं या सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि अगर इन्फ्लुएंसर से हम अप्रोच भी कर रहे हैं, उसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें इनके साथ इस्टेब्लिश कैसे करना है अपने रिलेशनशिप को। सो इम्पॉर्टेंस क्या है, ऑथेंटिक पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ब्रांड, एक बिजनेस और इन्फ्लुएंसर के बीच में। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर की जो खास कम्युनिटी होती है, उसमें अगर कोई मैसेज आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू कहलवा रहे हैं, तो वो देखिए वो सेल्स मैसेज नहीं होता है। इन्फ्लुएंसर कभी ये नहीं कहता कि आप जाइए और ये स्टॉक या ये सामान या ये प्रोडक्ट सर्विस जो भी है आपका, उसको जाके परचेज कर लीजिए, ऐसी बातें कभी नहीं होती। वो बिट्स एंड पीसेस में पॉजिटिव इंफॉर्मेशंस रिलीज करता है अपने चैनल के थ्रू, अपने जो भी उसका अकाउंट होता है उसके थ्रू। तो ऐसी स्थिति में ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस भी बन सकती है, क्योंकि इस व्यक्ति की एक्सपर्टीज भी हर साल बढ़ रही है, उसके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, अंटिल द टाइम ही इज अ गुड ऑथेंटिक गाय और वो कुछ गलत नहीं करता। तो आप मान सकते हैं कि ये एक ग्रोइंग चैनल है और एक तरह से आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन बनना चाहिए, सो दैट फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ योर्स, आप ही के अन्य प्रोडक्ट, अन्य चीज़ों में वो धीरे धीरे वो उस तरह से एंडोर्स करे, वो उस तरह से प्रोडक्ट रिव्यूज़ करे, या जैसे भी आप चाह रहे हैं, जिस तरह का भी कंटेंट आप उससे कराना चाह रहे हैं। लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए और ये जो पार्टनरशिप है ये ऑथेंटिक होनी चाहिए। और अच्छी ऑथेंटिक पार्टनरशिप बिल्ड करने के क्या तौर तरीके होते हैं? सो नॉर्मली द की एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूड पर्सनलाइज्ड टच। आप बिजनेस ब्रांड के नाम पर आप उनसे रूटीन रोबोटिक एंगेजमेंट नहीं रख सकते कि आपको 3 कंटेंट देने हैं इस महीने और ये रहा उसका मोनेटाइजेशन और इतना पैसा तय हुआ और ये चला गया और अब आप कंटेंट दीजिए। इस तरह की रोबोटिक रिलेशनशिप में वो जो, क्योंकि दिस इज ऑल क्रिएटिव मीडियम, एक तरह से आप देखें तो ये क्रिएटिव फील्ड है और क्रिएटिव फील्ड में आपको तरीके की बात यह है कि एंगेज करना चाहिए अपने इन्फ्लुएंसर से, सो दैट वो भी बहुत पावरफुली आपके बारे में आप थिंकिंग भी करे। मतलब ही शुड थिंक इनोवेटिव कंटेंट। आपकी टीम और उसकी टीम, एक तरह से वो आपका पार्टनर है, वो आपका कम्युनिकेशन पार्टनर है, वो आपका प्रमोशन पार्टनर है। तो उसको उस तरह से अगर आप अप्रोच करेंगे तो उसके अंदर से बेस्ट कंटेंट निकाल पाएंगे और तब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं और उनका बहुत बेनिफिट होता है ब्रांड को। सो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट कि क्या है, और ये बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए इन्फ्लुएंसर के साथ आपका। ऐसा नहीं हो कि आप हेजी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ, वो डिस्करेज हो सकता है। और क्रिएटिव बंदा है, आपका पार्टनर है, तो ही शुड फील वेरी वेल एंगेज्ड और एक तरह से आपके साथ उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट बिट है कि आप उसको अच्छे से टैकल करें। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस स्टेज पर जब अपन डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने देखा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक अपने आप में, डिजिटल मार्केटिंग में भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और कन्वर्जन ड्रिवन टूल है और उसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। उस पर जो पैसा लग रहा है वो ज़्यादा पैसा लग रहा है। अल्टीमेटली ये पैसा जा किन पे रहा है? ये इन्फ्लुएंसर्स पर जा रहा है। तो अगर पैसा खर्च हो रहा है तो उसकी ROI भी तो मेज़र करनी चाहिए कि अगर एक इन्फ्लुएंसर है और हम साल में उसको लेट्स से 2 लाख रुपए दे रहे हैं फॉर मल्टीपल इंटरवेंशंस इन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर से हमको क्या फ़ायदा हो रहा है ये भी मेज़र करना चाहिए। ये नहीं कि एक इन्फ्लुएंसर है और आप एज ए स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो राइट इन्फ्लुएंसर भी है और आपके बारे में बोल भी रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेजर कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है या एवरेज परफॉर्म कर रहा है। तो जो मीट्रिक्स देखने चाहिए वो क्या क्या हो सकते हैं, आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आपकी चीज़ों को उसकी वजह से कितनी रीच मिल रही है, व्हाट इज द काइंड ऑफ रीच जो उसने आपके लिए कैंपेन किया या जो आपके रेफरल्स उसने दिए, जो आपका प्रोडक्ट वाला रिव्यू था, वो उसकी रीच क्या रही।
उस पर्टिकुलर सेक्शन की रीच क्या रही, उस वाले एपिसोड में अगर वो पॉडकास्ट करता है या जो भी चीज़ करता है, उस वाले पर्टिकुलर एपिसोड में, उस सेक्शन में एंगेजमेंट कैसा रहा, रीच तो अच्छी रही लेकिन लोगों ने एंगेज नहीं किया, यानी पीपल वर नॉट वेरी एक्साइटेड टू कमेंट अबाउट इट या नो मोर अबाउट इट या कुछ और जानकारी, तो एंगेजमेंट लेवल्स जो ऑडियंस के थे वो कैसे थे, ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड अल्टीमेटली जब उसने अपना ये कैंपेन किया है तो आज की तारीख में तो वैसे सब कुछ ट्रैक हो जाता है, तो फाइनली उसके थ्रू कन्वर्जन कितना मिला आपको। भाई आपने अगर किसी व्यक्ति पर 2 लाख रुपए लगाए हैं और अगर आपका 10 लाख का प्रोडक्ट बिक गया है, आपको 4 लाख का मुनाफा हो गया, उनमें से 2 लाख उधर चला गया था, देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ कमर्शियल सेंस। बट हैविंग सेड दैट, अगर अगर इन मैट्रिक्स को डिफाई किया है और इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो आपको वो मेजर भी करना चाहिए कि कन्वर्जन रेशियोज कैसे रहे हैं। ब्रांड सेंटीमेंट अल्टीमेटली ये एक दिन की स्टोरी नहीं है। जब कोई कोई क्रिएटर आपके बारे में बातचीत करता है तो वो एक सेंटीमेंट क्रिएट करता है ब्रांड के लिए, वो कितना पॉजिटिव है। कई बार बहुत अच्छा कन्वर्जन नहीं होता क्योंकि वो आपका आइडेंटिफाइड या टारगेटेड ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता। आप एक बज़ क्रिएट करना चाहते हैं ऑनलाइन के थ्रू, आप एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, एक ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अपने ब्रांड के लिए, तो वो कैसा रब ऑफ दे रहा है एज ए इन्फ्लुएंसर, इफ ही इज अ गुड ग्रेविटी ड्रिवन पर्सन और उसकी बात की गंभीरता है, महत्व है और ऐसा व्यक्ति आपके ब्रांड के बारे में बात कर रहा है, तो आपके ब्रांड के सेंटीमेंट डिफरेंटली ड्राइव होंगे। तो ब्रांड सेंटीमेंट किस स्टेज पर है ये भी देखना चाहिए, ये भी मेजर करना चाहिए। नाउ लेट्स सी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। तो हमें बहुत क्लियर होना चाहिए किन चीज़ों पर कि जो सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स हैं वो कैसे होते हैं। उनमें बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। अगर हमें एक अच्छा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम ब्रांड अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं इसको, या हमको इसके थ्रू सेल्स चाहिए, या बहुत स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन बज़ चाहिए अपने किसी नए प्रोडक्ट, अपने किसी नए स्टोर के लिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। सो विद वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव आप अगर जाते हैं अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन में तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक दूसरी चीज़ होती है कि जब आप कैंपेन एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो कैंपेन से आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख रहे हैं। यू नीड टू बी क्लियर अबाउट कि एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन एट द बेस्ट क्या दे सकता है और अगर एवरेज परफॉर्म करता है तो क्या दे सकता है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से रखना गलत होता है। सिमिलरली फॉर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स ऑल्सो यू नीड टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपकी जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए उस कैंपेन से वो थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, और आपको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए अपने और इन्फ्लुएंसर के बीच कि अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो देन यू नीड टू टेल दैट पर्सन कि हाँ ऐसे ऐसे रिजल्ट्स ड्राइव हुए हैं और ये हमारा मेजरमेंट है, और उसके बेसिस पर वो अपने अगले कैंपेन्स को उस तरह से ट्वीक कर सकता है। अच्छा रिजल्ट जा रहा है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाएगा, अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे देन ही विल मे बी चेंज द कोर्स ऑफ कैंपेन्स। तो मार्केटिंग कैंपेन्स जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बनाए जाते हैं तो बड़ी सेट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्लियर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, क्लियर कट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि कैसे हम क्या अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं या रीच के लिए कर रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, और ट्रांसपेरेंसी विद इन्फ्लुएंसर भी बना के रखनी चाहिए। इसका बहुत फ़ायदा होता है। इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करना आना चाहिए कि भाई ब्रांड या बिजनेस वर्सेस इन्फ्लुएंसर का जो रिलेशनशिप है, जिस पे मैं अभी पहले भी बात कर रहा था कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं, उसको लॉन्ग टर्म एक व्यू रहता है, तो उसके कंटेंट में या उसके मेंशंस में भी एक कंसिस्टेंसी रहती है और वो आपके ब्रांड को अगले 3-4-5 साल साथ में लेके जाता है, उसके पॉजिटिव्स के बारे में कम्युनिकेट करता है, अल्टीमेटली आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव ब्रांड सेंटिमेंट तैयार करता है अपनी ऑडियंस में, और वो ऑडियंस लाखों में होती है कई बार। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैनेजिंग रिलेशनशिप विद इन्फ्लुएंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे ढंग से
करना चाहिए। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति इन्फ्लुएंसर है और दूसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति बिजनेस है जो उसको पैसा देता है। तो इन दोनों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी हो, बहुत लॉन्ग टर्म व्यू हो, रिलेशनशिप हो, सो दैट दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकें। और साथ ही साथ जो अच्छी प्रैक्टिसेस में आता है वो ये है कि आपके मार्केटिंग गोल्स कैसे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस या मार्केटिंग आरओआईज की जो एक्सपेक्टेशन है वो कैसी है और आप उसको कैसे मेजर कर रहे हैं। तो दीज आर सम गुड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर जिनकी चर्चा होती है। एक बहुत रिनाउंड कैंपेन चला था। एलन सॉली ये एक गारमेंट ब्रांड है, रेडीमेड गारमेंट का नामी ब्रांड है और इनका एक कैंपेन था हैशटैग शूट फॉर सॉली एंड दिस वाज वन ऑफ द पायनियरिंग या इनोवेटिव कैंपेन था उस जमाने में रेडीमेड गारमेंट कैटेगरीज का। इस कैंपेन के थ्रू उन्होंने हालिया में उस समय पर अपने चिनोज के कलेक्शन को लॉन्च किया था और इस कैंपेन के थ्रू दे वांटेड टू प्रमोट देयर चिनोज कलेक्शन। अच्छा, बाय दैट टाइम चिनोज वाज नॉट मच इन फैशन, मतलब वो एज ए क्लोथिंग फॉर्मल नहीं समझी जाती थी या उसके मल्टीपल यूसेज नहीं समझे जाते थे कि कैसे कैसे ऑकेजन्स पर चिनोज को वेयर किया जा सकता है, उसके फैशन स्टेटमेंट कैसे होंगे, उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बहुत अप्रहेंशन था। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हैशटैग शूट फॉर सॉली करके एक कैंपेन एलन सॉली ने लॉन्च किया था। अब उसमें उसने किया क्या था कि उसका सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव ये था कि वो यंग कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना चाहता था और चिनोज को जीन्स के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ करना चाहता था, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा जीन्स वेयर करते हैं, वो उनके लिए ईजी टू कीप होती है, एक जीन्स वो 4-4 5-5 दिन भी पहन सकते हैं एंड दैट्स हाउ दे डू इट। बट चिनोज पर एक सेमी फॉर्मल लुक भी आ जाता था एंड दैट वाज इक्वली इजी टू मेंटेन एज वेल। तो एक बड़ा फायदा ये होता था कि जीन्स के अल्टरनेटिव की तरह कंपनी उसको प्रोजेक्ट करना चाहती थी। तब उसने किया क्या कि इन्होंने 11 हैपनिंग पर्सनालिटीज आइडेंटिफाई की सोसाइटी से या उस समय इंडिया में जो बहुत पॉपुलर थी और इन्होंने 11 फोटोग्राफर आइडेंटिफाई किए हु अगेन वेयर अपकमिंग फोटोग्राफर्स। ये सब अपकमिंग मॉडल्स, अपकमिंग पर्सनालिटीज और अपकमिंग फोटोग्राफर। तो 11 इन्होंने पर्सनालिटीज करी और 11 फोटोग्राफर्स करे और हर पर्सनालिटी को एक फोटोग्राफर असाइन किया और उसके थ्रू बहुत पावरफुल फोटोशूट्स हुए बिटवीन द मॉडल एंड द फोटोग्राफर और वो उसके BTS और उसका फाइनल वर्जन ये सारा इंटरनेट पर बहुत अच्छे से शेयर हुआ ऑन देयर डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स। इससे बहुत अच्छा बज क्रिएट हुआ क्योंकि ये 11 लोग और इनका 1+1 का जो कॉम्बिनेशन था उसके थ्रू बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बज एक क्रिएट हुआ और यंगस्टर्स के बीच में ब्रांड बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया कि चिनोज इज़ अ डिसेंट अल्टरनेटिव। इसको हम कॉलेज में भी पहन सकते हैं और इसको अपनी वर्क लाइफ में भी पहन सकते हैं। इट गिव्स अ बिट ऑफ फॉर्मल लुक एज वेल। तो इस तरह से चिनोज कलेक्शन को इन्होंने प्रमोट किया था। दैट वाज एलन सॉलीज हैशटैग शूट फॉर सॉली कैंपेन। इट इज सपोज टू बी अमंग द बेटर डूइंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन इन इंडिया। वो एक अपने तरह से पायनियर कैंपेन था। अगला कैंपेन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है होटल ट्राइडेंट का। इन्होंने रन किया था हैशटैग ट्राइडेंट सोशल होटल। अब इसमें इन्होंने क्या किया था कि ये अपने आप में ये भी अपनी कैटेगरी में पहला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन था ट्रैवल इंडस्ट्री का। तो इन्होंने अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज पर डिफरेंट ट्रैवल से रिलेटेड व्लॉगर्स को या पर्सनालिटीज को या इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया था होटल में और ट्रेजर हंट रखा था अपने होटल में और बहुत स्ट्रैटेजिक स्पॉट्स को उसका लाइव शूट हुआ था और बहुत स्ट्रैटेजिक स्पॉट्स की शोकेसिंग हुई थी। एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत इनफॉर्मल तरीके से। तो इस कैंपेन का भी ट्राइडेंट होटल की सारी प्रॉपर्टीज को बड़ा फायदा हुआ था। बहुत अच्छी सोशल शोकेसिंग हुई थी एक तरह से उन्होंने और इन्फ्लुएंसर्स ने भी बाद में इसको बहुत अप्रिशिएट किया था और उसके थ्रू यंगस्टर्स हों या ट्रैवल रिलेटेड जो ब्लॉगर्स थे उन्होंने इस कैंपेन को खूब लीवरेज दिया था। ब्रांड को बहुत अच्छा फायदा हुआ था। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एक्सिस बैंक का है। एक्सिस बैंक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करता है और इज वन ऑफ द रेनाउंड बैंक्स इन इंडिया। तो इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था हैशटैग एक्सिस थॉट फैक्ट्री। अब ये क्या था, बैंगलोर में इन्होंने एक थॉट फैक्ट्री करके एक डिजिटल लैब बनाई थी जो कि अपने आप में
उस समय की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी कि और कोई ये काम नहीं कर रहा था एंड दे वर डूइंग इट। बैंगलोर बीइंग हब ऑफ सिलिकॉन वैली या इस तरह के स्टार्टअप्स का एक हब माना जाता है बैंगलोर। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत क्लोजली जो इनोवेटिव, टैलेंटेड और डाइवर्स स्टार्टअप्स थे और ये जो टेक इन्फ्लुएंसर्स थे उनके बारे में बातचीत करना शुरू किया, उनके थ्रू इन स्टार्टअप्स के बारे में बातचीत करना शुरू किया और इस तरह से अपनी जो डिजिटल लैब है उसको इन्होंने जिसका नाम इन्होंने द थॉट फैक्ट्री दिया था उसको प्रमोट किया। अब डूइंग इट थ्रू टेक इन्फ्लुएंसर्स, talking about startups, new age startups, or through their product, Axis actually became one of the preferred partners for all the startups doing business in Bangalore or in the Silicon Valley that time. तो उसको बहुत अच्छा business gain मिला था. So this also was supposed to be a very successful influencer marketing campaign. Axis Bank का hashtag Axis Thought Factory के नाम से एक recent campaign जो मेरे को अभी याद आ रहा है वो पेप्सी का था जिसमें सलमान खान वॉज डूइंग की सलाम नमस्ते विद स्वैग। आप लोगों को याद होगा कि सलमान खान का पेप्सी के साथ एक बहुत तगड़ा ऐड चला था, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अब कोविड के समय बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा था तब ये कैंपेन आया था जो सलमान की ही तरफ से आया था कि सलाम नमस्ते विच मीन्स कि हम दूर से नमस्कार करेंगे, अभिवादन करेंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। तो सलाम नमस्ते विद स्वैग कैंपेन जो चला था उसमें सलमान ने सबसे पहले कुछ मूव्स के साथ इस कैंपेन को प्रमोट किया। 10, 12 या 22 सेलिब्रिटीज और एंडोर्स किए गए, इन्फ्लुएंसर्स अटैच किए गए इस कैंपेन में और उनके थ्रू भी इस कैंपेन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और उन्होंने अपने इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी कम्युनिटी में ये रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग भी इसको प्रमोट करें क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इस समय का सबसे मेन पॉइंट है, हमें दूरी बरतनी है सो दैट पूरी कम्युनिटी सेफ रह सके, हेल्दी रह सके। तो ये भी अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल कैंपेन था विद अ सोशल ऑब्जेक्टिव दैट टाइम। अब जब बात हो रही है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतना पावरफुल टूल है, उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, उसको कैसे किया जाए, ये सब करने के बाद हमको ये भी जानना चाहिए कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के। तो राइज ऑफ वीडियो कंटेंट आप देख भी रहे हैं कि नाउ इज़ द टाइम ऑफ वीडियो कंटेंट। अब सारी बातें वीडियोस बना के हो रही हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी अगर आपको रिव्यू भी करवाना है, अगर आपको कुछ भी करना है तो इन्फ्लुएंसर आपके लिए वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उसका बहुत ज़्यादा चलन बढ़ रहा है। तो इस पर आपको एक टैब रखना है। आज की तारीख में आप धीरे से इन्फ्लुएंसर ओन्ड ब्रांड्स भी देखने लगे हैं। इन्फ्लुएंसर्स को उनकी पावर समझ में आने लगी है। एक विराट कोहली इज़ इन्वेस्टेड इन मल्टीपल कंपनीज, उनकी अपनी कई कंपनीज चल रही हैं और एक तरह से वो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। तो ऐसा व्यक्ति खुद की कंपनीज को प्रमोट करता है, खुद के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। तो इन्फ्लुएंसर ओन ब्रांड्स का बड़ा चलन आ रहा है और ये स्पेशली ये जो मैक्रो और मेगा इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बड़ी कम्युनिटी है और वो उसको अपनी दम पर लीवरेज करना चाहते हैं। ब्रांड्स में स्टेक होल्डर बन रहे हैं वो लोग और इस तरह से वो अपने ही ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहते हैं। वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स एक राइजिंग ट्रेंड है, इसलिए जितने भी अपडेटेड ट्रेंड्स हैं इनसे आप लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की फील्ड में सो दैट जो भी हो आप उसको लीवरेज कर सकें और उसका फायदा उठा सकें। इस पूरे सेशन में फ्रेंड्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने बताया था कि इन्फ्लुएंसर वो व्यक्ति होता है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया चैनल्स में और ऐसे व्यक्ति के थ्रू मार्केटिंग कराना यानी अपने ब्रांड के बारे में बातचीत कराना, पॉजिटिव बातचीत कराना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहलाता है। और ये कैसे होती है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स कितनी तरह के होते हैं। मैंने बात करी थी कि भाई मेगा इन्फ्लुएंसर होता है या मैक्रो होता है, माइक्रो होता है, नैनो इन्फ्लुएंसर होता है और उनको कैसे अप्रोच किया जाता है, उनके साथ कैसे रिलेशनशिप अच्छा रख सकते हैं। जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के कैंपेन्स हैं उनकी मीट्रिक्स क्या होनी चाहिए, उनको मेजरमेंट कैसे किया जाए, उनकी आरओआईज पे किया जाए या उनकी रीच पे किया जाए या उनके अवेयरनेस पे किया जाए या उनके कन्वर्जन पे किया जाए। इन सारी बातों को आज के इस सेशन में हम लोगों ने देखा कि कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो उसके लिए एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है और बहुत क्रेडिटेबल स्ट्रैटेजी हो सकती है। आज के इस सेशन में
इस सारी बातों को करने का एक ही मकसद था कि आप में से जो भी बिजनेसेस अगले स्टेज पर जा रहे हैं और एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बहुत बहुत अच्छे ढंग से, बहुत पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि कैसे ये लो कॉस्ट हाई ऑन रिजल्ट जो स्ट्रैटेजी है उसको आप अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर सकें, उसके बारे में जानें और उसको लीवरेज कर सकें। ऐसे उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस सेशन को किया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत मीनिंगफुल लगा होगा, इससे आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा और हो सकता है आप में से जो लोग भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को समझना चाह रहे हो कि कैसे इसको अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे, उनको इसके बारे में जानकारी मिली हो। इस सेशन में आज इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अभी भी कुछ लोग जो कुछ क्वेश्चन और आंसर सेशन के थ्रू जुड़े रहना चाहते हैं, जिनके कुछ प्रश्न हैं, वो नीचे दिए हुए लिंक पर जूम पर मेरे साथ 1-on-1 क्वेश्चनिंग के लिए आ सकते हैं। बाकी लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आई होप सो इट वॉज मीनिंगफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में हम एक बार फिर हाजिर हैं बिजनेस के कुछ यूनिक और प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑप्शंस के साथ। हमारा सबसे पहला बिजनेस आइडिया ऐसे प्रोडक्ट्स रिलेटेड है जिसका इस्तेमाल भारतीय भोजन में मुख्य तौर पर होता है। कुकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, पैन फ्राइंग और डीप फ्राइंग के लिए मस्टर्ड ऑयल काफी पॉपुलर और अफोर्डेबल ऑप्शन है। इसके अलावा तरह तरह के अचार बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। फूड इंडस्ट्री में मस्टर्ड ऑयल का यूज बहुत ज्यादा होता है और इस वजह से इसकी मांग भी ज्यादा रहती है। मस्टर्ड ऑयल की डिमांड बढ़ने का दूसरा कारण इसके हेल्थ बेनिफिट भी है। लो सैचुरेटेड फैट वाले मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 3, ओमेगा 6 काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मस्टर्ड ऑयल की मालिश से जॉइंट पेन कम हो जाता है, ये इन्फ्लेमेशन कम करता है और हेयर स्किन के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। इस हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया को लगभग 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 11 से 12 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और 10 से 12 मैन पावर की आवश्यकता होगी। मस्टर्ड ऑयल बिजनेस के लिए जरूरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स की कॉस्ट लगभग 12 लाख है और ये व्यवसाय करीब 25 से 30% प्रॉफिट दे सकता है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जरूरी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट साइज के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। अगला बिजनेस आइडिया भी ऑयल मिलिंग इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। विटामिन बी, विटामिन ई, आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट मिनरल से भरपूर ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल डाइटरी फाइबर का अच्छा सोर्स है और डाइजेस्ट करने में भी आसान होता है। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ग्राउंडनट या पीनट को ग्राउंडनट से बनाया जाता है। हेयर लॉस रिडक्शन से लेकर डायबिटीज और वेट रिड्यूस करने के लिए ग्राउंडनट का यूज होता है। कॉमर्शियल एस्पेक्ट में देखा जाए तो इसे कुकिंग, बेकिंग, फ्राइंग के लिए यूज किया जाता है। आइए अब आपको इस बिजनेस के टेक्निकल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में बताते हैं। आप इस बिजनेस की शुरुआत 1500 स्क्वायर फीट एरिया में 4 से 5 लोगों के साथ कर सकते हैं। इसके लिए 7 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन रिक्वायर्ड होगा। वहीं बिजनेस में यूज होने वाली मशीनरी की कॉस्ट लगभग 5.5 लाख रुपए की होगी। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करना चाहते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट करीब 10 से 12 लाख होगी। इस व्यवसाय को लार्ज स्केल में शुरू करने के लिए 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया और 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 13 लाख की ऑटोमेटिक मशीन कॉस्ट को मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 20 से 25 लाख होगा। ग्राउंडनट ऑयल बिजनेस से आप 15 से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगली बिजनेस आइडिया की डिमांड फूड इंडस्ट्री के अलावा हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में भी है। कुकिंग, अरोमा थेरेपी और मसाज थेरेपी में वाइडली यूज होने वाले एप्रिकॉट ऑयल को एप्रिकॉट के सीड या कैनल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसी नरिशिंग प्रॉपर्टी के कारण ये ऑयल स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को केवल 500 से 800 स्क्वायर फीट एरिया में 2 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। इसके लिए केवल 3 से 4 वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी। 5 से 6 लाख की मशीन इन्वेस्टमेंट के साथ एप्रिकॉट ऑयल बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट मात्र 8 से 10 लाख का होगा। इसके जरिए आप 10 से 14 लाख का मुनाफा भी कमा सकते हैं। आज के सेगमेंट का आखिरी बिजनेस आइडिया है ब्लैक सीसैम सीड ऑयल बिजनेस। इस बिजनेस को 500 से 800 स्क्वायर फीट के छोटे से एरिया में शुरू कर सकते हैं और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी लोड कनेक्शन केवल 3 से 5 किलोवाट चाहिए। 4 से 6 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होने वाले इस बिजनेस को
2 से 3 वर्कर्स के साथ शुरू किया जा सकता है। इसके जरिए 10 से 12% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं ब्लैक सीसैम सीड ऑयल बिजनेस की मार्केट डिमांड पर। दरअसल सीसैम सीड क्रॉप सबसे पुरानी ऑयल सीड क्रॉप में से एक है। इसे काले तिल के पौधे के सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के अलावा सीसामिन और सीसामोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्लैक सीसैम ऑयल लो और मीडियम हीट कुकिंग के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है। हेल्दी स्किन और हेयर के साथ साथ इस ऑयल को बोन ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। सूजन कम करने में भी ये काफी बेनिफिशियल होता है। तो ये थे हमारे आज के बिजनेस आइडिया। अगले सेगमेंट में नए बिजनेस आइडिया के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब आप जूम सेशन के जरिए एक्सपर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।